हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं फिर आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। और थोड़ी सी ठंड तो बढ़ ही गई है बहुत सारे जगहों पे भारत में, लेकिन अब एग्ज़ाम का टाइम भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ठंड है तो आलस करना है, ऐसा नहीं है ना। अभी और ज़्यादा जोश से पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा मैं कह चुका था कि हम लोग क्लास 12th के लिए अभी डेडिकेटेड हैं इन वीडियोस में, जो अभी आ रहा है वीडियोस। तो क्लास 12th में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चों का था सर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स वाला जो टॉपिक है वो हम लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना उसी पे एक वीडियो भी बना लेते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ये हमारा टॉपिक है। चैप्टर क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, हाँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जो एनसीईआरटी का है उसमें आप लोग जानते ही हैं, सेकंड चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बाद का भी चैप्टर है, उसी में प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ये एक रैंडम वीडियोस बन रहा है, रेगुलर वे में नहीं जा रहे हैं हम लोग। जहाँ जहाँ जैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये टॉपिक पे सर चाहिए वीडियो, इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ईथर्स वगैरह आप लोगों को पता है। ठीक है, तो सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में 2 तरीका पढ़ना है। ओके, एक जो पहला तरीका है दैट इज एसिड कैटलाइज्ड, डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ? एसिड कैटलिस्ट होगा, रिएक्शन में क्या होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, डी लॉस हाइड्रेशन यानी वाटर, लॉस ऑफ वाटर होगा। किसका? अल्कोहल का। तो देखो बच्चों, ये जो है, ये जो टॉपिक है, ये तो टॉपिक ही बता रहा है कि रिएक्शन में क्या होगा। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात, रिएक्शन को समझ लेते हैं और फिर हम लोग इसके डिटेल में भी जाएंगे, इसका मैकेनिज्म भी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो जैसे कोई अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, एक जनरल वे में मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, इसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर पे? 413 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लेते हैं? कॉन्क H2SO4। और आप लोग जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ईथर जो बनेगा वो RCH2। कैसे करना है प्रोडक्ट? ध्यान रखना है, एक ऑक्सीजन इधर जो पार्ट है वो लिख देना है और फिर CH2R, तो ये ईथर बना। ठीक है, और प्लस चूंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे वाटर भी बनेगा। ये एक जनरल रिएक्शन का पैटर्न है। तो ध्यान क्या रखना है? ये टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 413 केल्विन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेम रिएक्शन अगर होता है और टेम्परेचर कुछ और हो, 443 केल्विन हो, ठीक है, तो उस केस में ये फिर एल्कीन बना देगा, ईथर नहीं बनेगा वहाँ पे। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए ये टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल का इस तरह से रिएक्शन होता है और ईथर बनता है। ठीक है, कैटलिस्ट है कॉन्क H2SO4, टेम्परेचर 413 केल्विन, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से कि इस रिएक्शन में हम लोग 2 डिग्री या 3 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं? इस रिएक्शन में हम 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल्स का ज़्यादा टेंडेंसी क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने का ज़्यादा टेंडेंसी होता है, और उससे क्या होगा? वो एल्कीन बना देता है। एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है हम लोग का वहाँ पे, है ना। इसलिए
अगर हमें ईथर बनाना है तो हम लोगों को 1 डिग्री अल्कोहल ही लेना पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वाई 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन नॉट बी टेकन इन दिस रिएक्शन टू प्रिपेयर ईथर्स। क्यों हम 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे नहीं ले सकते हैं ईथर बनाने के लिए? आंसर आई होप कि क्लियर है। 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर अल्कोहल लेंगे तो उसका ज़्यादा टेंडेंसी होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने का, और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स का बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो हमें वो एल्कीन देगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हमें एल्कीन तो बनाना नहीं है, हमें बनाना क्या है, हमें तो ईथर बनाना है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये रिएक्शन या रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। तो जैसे 1-2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज़ कि मैं इथेनॉल ले लेता हूँ, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या करना है, इसको कॉन्क H2SO4 डाल देना है, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, 413 केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी निकाला जा सकता है इसका आराम से, कितना होगा 140 डिग्री सेल्सियस या 413 केल्विन बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, जो R है वो R लिख दीजिए, वो R मैंने लिख दिया। फिर ये R को फिर से दूसरे तरफ से करके लिख दीजिए, फिर CH2 फिर CH3, समझ रहे। दूसरी तरफ से करने का क्या मतलब हुआ, एक बार इधर से किए और फिर एक बार इधर से स्टार्ट करेंगे, तो CH2 फिर CH3 और बीच में ऑक्सीजन डाल देना है। तो ROR क्या बन गया, ईथर बन गया, ठीक है। तो ये मेथड जो है वो सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल हम लोग करते हैं, उसको ज़्यादा अप्लाइड होता है। ये सिंपल ईथर बनाने के लिए ये मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। इस तरह से और भी ले सकते हैं हम लोग। अगर सपोज़ कि प्रोपेन 1 ऑल ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, सेम कंडीशंस डाल दिए, तो क्या होना है, R ऐसे लिखिए, CH3 CH2 CH2, फिर ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन के बाद फिर यहाँ से रिपीट करना है, ये, तो फिर इसके बाद ये और फिर ये, तो ROR, ठीक है, ROR ऐसे करना है ना। तो ईथर बन जाएगा। प्लस वाटर जो है वो हर रिएक्शन में, यहाँ पे भी वाटर मिल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, यहाँ भी वाटर मिल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन आई होप कि समझ में आ रहा है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल, कॉन्क H2SO4, 413 केल्विन, इतना ही ध्यान रखना है। जो R है वो R को 2 बार लिख देना है और बीच में ऑक्सीजन डाल देना है, हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग जरा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म पे आते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, देखिए। तो मैकेनिज्म में जब हम जाएंगे यहाँ पर, तो कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल तरीका है मैकेनिज्म का। देखिए बच्चों, अब हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म इस रिएक्शन का, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन में। जैसे सपोज मैं इथेनॉल का ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बोल देंगे, ठीक। तो जैसे उसमें क्या होता है, 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। जैसे कैसे, ये इथेनॉल CH3 CH2 OH, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है, तो कॉन्क H2SO4 क्या करता है, H+ आयन देता है। तो H+ आयन कहाँ से आ रहा है, कॉन्क H2SO4 से आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये लोन पेयर H+ को गेन करेगा, तो इसलिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O और फिर एक H है, और ये लोन पेयर देकर के इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो 2 हाइड्रोजन लग गया, एक पहले से है और एक और लग जाएगा, ठीक है। और लोन पेयर दे करके लगेगा, तो इसलिए इस पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, चार्ज, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हम लोग वहाँ पे अभी जो रिएक्शंस मैंने लिखा था वहाँ पे क्या था, ROR बन रहा था। तो रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो 2 अल्कोहल चाहिए, तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल तो इसमें बन गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं।
सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे इथेनॉल मैंने लिया, ठीक है, तो ROH प्रोडक्ट बनाएगा ROR, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप जो आ रहा है वहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल दिया गया है। तो एक मॉलिक्यूल और जो है अल्कोहल का वो ये है, 2 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गया और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है और पहला मॉलिक्यूल तो इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ये इस तरह से, ठीक है। ये वाला यहाँ मैंने लिखा और ये जो एक दूसरा मॉलिक्यूल है वो है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो क्या होता है, ये जो प्लस चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और यहाँ से नेगेटिव लेगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो H2O बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पर प्लस आएगा, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस प्लस पे जाके अटैक कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से एक H2O जो है ये तो बाहर निकल गया ना, H2O बाहर, तो क्या बचा CH3 CH2 CH3 CH2 और इस C के साथ इस ऑक्सीजन का बॉन्डिंग हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, ध्यान देना है। और इस ऑक्सीजन के साथ फिर क्या लगा हुआ है, CH2 CH3, तो इस ऑक्सीजन के साथ CH2 CH3 हो गया। ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन पहले से है तो वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है चार्ज वगैरह में, सर ये कैसे चार्ज आ गया, वो कैसे चार्ज आ गया, तो बहुत लॉजिकली यहाँ पे सोचना है। ये जब इलेक्ट्रॉन इधर लेगा तो ये इसका प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा ना। और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इस पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी तो लोन पेयर तुरंत अटैक कर देगा इस पर, तो क्या हो जाएगा। अब कई बार बच्चे उल्टा भी लिख देते हैं इसको, CH3 इधर लिख देते हैं, CH2 उधर लिख देते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि बॉन्ड जिधर से टूटता है उधर ही से बॉन्ड नया लगेगा ना। तो इसलिए CH3 CH2 और फिर ये ऑक्सीजन मैंने लिख दिया, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ है जस्ट वैसे ही जोड़ना है, एक हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन भी लिखना है। और जब ये लोन पेयर दे करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस पर तो फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसलिए इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ये बात। और ऐसे भी ध्यान रखना है जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने चार्जेस हैं उतने ही नेट पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड में भी रहना चाहिए। तो इधर लेफ्ट साइड में टोटल कितना पॉजिटिव है, 1, और इधर कितना पॉजिटिव है, 1, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अगर आपका छूट जाता है कहीं पे तो आपको वो चेक कर लेना है ना, कि लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, राइट साइड में कितना, उतना हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है बराबर दोनों तरफ, दैट मीन्स कि हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना क्रॉस चेक करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे भी देखिए, इधर एक प्लस है टोटल, तो इधर भी एक प्लस है टोटल, सिंपल है कि नहीं। बाकी क्या है, बाकी तो बस लोन पर अटैक कराना है, चार्ज वगैरह उसी हिसाब से होता है, ठीक है। चलिए एक और स्टेप देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को ये मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे शायद ये इसमें नहीं आएगा, हम लोगों को अभी ये मिल चुका है CH3 CH2 OH और इस पर प्लस, और फिर वहाँ पे वो जस्ट वहाँ वाला ही चीज़ यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, है ना, ये लिख दिया मैंने उसी चीज़ को। अब यहाँ पे क्या देखना है कि इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कॉन्क H2SO4 यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग क्या होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को भले स्टार्टिंग में वो एक किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट कर सकता है, बट वापस फिर लास्ट में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो वापस रीजनरेट हो जाता है, मतलब वापस कैटलिस्ट फिर से बन के निकल जाता है। तो कहने का मतलब कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होता है, ठीक है, इस बात को एकदम से ध्यान रखना है। तो ये जो H+ है वो कहाँ से आया, फ्रॉम कैटलिस्ट, और वो क्या है, एसिड, तो वो एसिड से आया था। H+ जो H2SO4 जो H+ आयन दिया यहाँ पे, वो क्या करेगा, अब अपना H+ आयन यहाँ से ले लेगा, तो क्या होगा, ये प्लस की तरफ ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा, ये प्लस चार्ज जो है उस तरफ क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये H+ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा,
और H2SO4 जो H प्लस दिया था, H प्लस देने के बाद बचेगा क्या वहाँ पे, HSO4 माइनस, तो वो HSO4 माइनस क्या होगा, ये H प्लस यहाँ से ले लेगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखिए जैसे H2SO4 है ना, तो ये जब H प्लस आयन दिया तो देने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये बाइसल्फेट आयन बोलते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये H2SO4 H प्लस आयन दिया, वो H प्लस आयन आकर के रिएक्शन को इनिशिएट किया, रिएक्शन चल रहा है, तो H प्लस आयन तो वहाँ चला गया, बचा क्या, HSO4 माइनस। अब वो HSO4 माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस आयन को ले लेगा और वापस में जब ये H प्लस इससे जुड़ेगा तो वापस H2SO4 बन जाएगा, तो कैटलिस्ट यानी कि वापस रीजनरेट हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से H प्लस आयन बाहर निकल गया, तो अब क्या बचेगा देखना है ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो प्लस माइनस कैंसिल, तो वापस ये पूरा लिख देंगे CH3 CH2O और फिर CH2 CH3। इसका प्लस कहाँ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस पे आया तो प्लस माइनस कैंसिल। तो इस तरह से ईथर बनता है ROR। अब आप बोलेंगे वाटर जो निकला था वो कहाँ गया, तो वाटर यहाँ पे निकल रहा है ना। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक ईथर का मॉलिक्यूल और एक जो यहाँ वाटर मिला वो भी तो बन रहा है ना, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है 1 2 3 स्टेप में। मैकेनिज्म का हालांकि इन स्टेप्स का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, बट अपनी सहूलियत के लिए आप चाहे तो नाम भी इसका लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो अल्कोहल में आकर के ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है ना बाहर, एज अ प्रोडक्ट वहाँ पे वाटर मिल रहा है, ये -H2O इधर लिखो या फिर उधर +H2O लिखें, एक ही बात है। तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है या यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, या डिहाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी वाटर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये स्टेप का नाम हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल स्टेप का नाम हो गया। तो पहले स्टेप में प्रोटॉन ऐड हो रहा है अल्कोहल में, इसलिए प्रोटोनेशन। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, फिर वाटर निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन। अब तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन बाहर निकल रहा है तो डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो इस तरह से डीप्रोटोनेशन। आई होप कि सब चीज़ क्लियर है एकदम। तो ये जो मेथड है प्रिपरेशन का, इसमें मैकेनिज्म जब देखते हैं हम लोग तो 3 स्टेप्स में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन और फिर डीप्रोटोनेशन होता है और फाइनली हम लोगों को ईथर मिल जाता है। तो आपके 12th के एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 चीज़ों का ही मेनली है, ऐसे मैकेनिज्म कम ही चांसेस होते हैं पूछने के, फिर भी अगर मैकेनिज्म पूछा भी जाएगा तो इसका अगर पूछा जाएगा तो अल्कोहल में या तो इथेनॉल रहता है या तो प्रोपेन-1-ऑल रहता है। इथेनॉल का मैंने बता ही दिया, तो प्रोपेन-1-ऑल जो है वो बहुत मुश्किल तो नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे एक मिथाइल लगा देना है तो वो प्रोपेन-1-ऑल हो जाएगा। बस यहाँ पे भी वैसे ही एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ मिथाइल लगा देना है, तो सब जगह वैसे ही बस एक कार्बन एक्स्ट्रा इधर कर देना है और हाइड्रोजन यहाँ पे कम कर देना है, तो वो प्रोपेन-1-ऑल का हो जाएगा मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से ये मेथड हो गया एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है, जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन पे हीट करते हैं तो हम लोगों को ईथर मिलता है। ये टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम कंडीशन में अगर 443 केल्विन रहेगा या 170 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वो वहाँ पे एल्कीन बनाता है ना, ये ध्यान रखना है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए तो एक चीज़ वो ध्यान रखना है आपको। एक और बात क्या ध्यान रखनी है कि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स हम लोग इस मेथड में नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स का ज़्यादा टेंडेंसी होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने का, और वो उससे क्या होगा, एल्कीन बना देगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इस मेथड में हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल ही मेनली यूज़ करते हैं। क्लियर है एकदम। और जब मैकेनिज्म की बात होगी तो 1, 2 और 3 स्टेप्स में आपका ये रिएक्शन मैकेनिज्म ख़त्म होता है।
क्लियर? चलिए, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है ईथर बनाने का, और वो है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर ऐसे भी देखा जाए केमिस्ट्री के हिसाब से तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। किस चीज़ के लिए? ईथर बनाने के लिए। तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनता है, ये आपको एकदम से ध्यान रखना है। ठीक है, तो विलियमसन, दो ही मेथड मैंने बताया था शुरू में, ईथर बनाने का दो मेथड आप लोगों को पढ़ना है। एक है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और एक दूसरा क्या है, दूसरा जो मेथड है वो है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर्स, या सिर्फ हम लोग कह सकते थे विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम लोग हेलो एल्केन को रिएक्शन करवाते हैं। किससे रिएक्शन करवाते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड से। तो NaOR, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। किसके प्रेजेंस में? जैसे सोडियम कार्बोनेट या कोई बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, हेलो एल्केन when reacts with sodium alkoxide in basic medium, then ROR यानी कि ईथर बनेगा और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होता है तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी पिछले मेथड में बताया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से मेनली हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। तो एक खासियत यहाँ पे क्या है विलियमसन सिंथेसिस की, कि हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। R और R डैश मैंने कर दिया। ठीक है, तो R और R डैश करने का क्या मतलब होता है? ये दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे तो एक चीज़ खासियत हो गई विलियमसन की ना उस मेथड के ऊपर, कि इस मेथड से हम लोग सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेकिन यहाँ पे एक और दो चीज़, कुछ खास बातों का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें अगर सिमेट्रिकल ईथर बनाना है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो फिर वहाँ पे कुछ कंडीशंस है, और विलियमसन सिंथेसिस का कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या कंडीशंस है और क्या लिमिटेशंस है वो ज़रा सा समझते हैं। देखिए, ये जो है हेलो एल्केन, ये या तो छोटा होना चाहिए, यानी एल्काइल ग्रुप में कम कार्बन रहना चाहिए इसकी तुलना में, और अगर डिग्री डिफरेंट है, ठीक है, तो ये जो है वो प्रेफरेबली 1 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, या ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो सही कॉम्बिनेशन क्या होगा कि ये छोटा हो और 1 डिग्री हो, तो ये मेथड ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तब हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर अच्छे से कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे क्या है वो चीज़, ज़रा से एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे देखिए क्या है कि विलियमसन सिंथेसिस को समझते हैं ज़रा ठीक से। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH3 ये हो गया। ठीक है, ROR, तो यहाँ सिमेट्रिकल तो है नहीं है, तो ROR डैश कह सकते हैं। ठीक है, तो एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक एल्काइल ग्रुप ये है। तो अब यहाँ पे ऐसे देखने से क्या लगता है कि दो कॉम्बिनेशंस अगर मैं कर दूँ ऐसे, देखिए CH3 CH3 और ये Cl प्लस NaOCH3, एक तो ये, और दूसरा एक हम ये कह सकते हैं
ध्यान देना है एकदम, है ना। अब क्या लग रहा है देखने से कि ये NaCl बाहर हो गया और बन गया, या फिर ये NaCl बाहर हो गया, तो लग तो रहा है कि दोनों में सेम ही चीज़ बन रहा है वहाँ पे, यानी दोनों देखने से क्या लग रहा है कि दोनों सही है, लेकिन नहीं। ये जो कॉम्बिनेशन है वो विलियमसन सिंथेसिस का है। तो विलियमसन सिंथेसिस के हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन जो है वो छोटा होना चाहिए या 1 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हेलो एल्केन जो है वो तो 2 डिग्री हो जा रहा है ना, है कि नहीं। 1 डिग्री तो हो नहीं रहा है, या ना तो छोटा भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है वो गलत कॉम्बिनेशन है, ये नहीं होगा, और ये वाला कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, समझ रहे बात। अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो उसके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा इस मेथड के हिसाब से, आपको छोटा वाला एल्काइल ग्रुप हैलोजन के साथ रखना है और बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप या 2 डिग्री 3 डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप एल्कोक्साइड वाले हिस्से में रखना है आपको। ठीक है, इस बात को एकदम से ध्यान रखना है। तो एक कमी हो गई इस मेथड की, या एक लिमिटेशन हो गया इस मेथड का। क्या मेथड हो गया लिमिटेशन कि अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो हम 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, और हम लोग क्या जानते हैं, हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग कि 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन्स का ज़्यादा टेंडेंसी होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने का। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, 2 डिग्री या फिर आप अगर 3 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे, और चूंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। आपको ईथर नहीं मिलेगा, एल्कीन मिल जाएगा। ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, इसलिए एक लिमिटेशन हो गई इस मेथड की, विलियमसन सिंथेसिस की, कि आप जब भी अनसिमेट्रिकल ईथर बनाएंगे तो आपको हमेशा छोटा वाला अल्काइल ग्रुप हेलो एल्केन रखना होगा या 1 डिग्री रखना होगा। क्लियर? चलिए, ये एक तो बात हो गई इस पे। एक और चीज़ हम लोग को क्या समझना है यहाँ पर कि अगर हम एरोमेटिक ईथर बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा। ठीक है, अगर हम लोग एरोमेटिक ईथर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है भाई? अच्छा, पहले तो ये बात मैं कर लूँ कि ये एरोमेटिक ईथर होता क्या है, या इसको हम एराइल अल्काइल ईथर भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक बेंजीन या एराइल ग्रुप हो गया और ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम लोग एरोमेटिक ईथर्स भी कह देते हैं, या फिर एराइल अल्काइल ईथर। ये इथेरियल ऑक्सीजन है ना, तो एराइल अल्काइल ईथर। ठीक है, तो एराइल अल्काइल ईथर। तो जब आपको एराइल अल्काइल ईथर बनाना है इस मेथड से, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर से मैं 2 कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, एक तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि बहुत आसान सा, मैं एक ले लेता हूँ हेलोअरीन, ठीक है, प्लस एल्कोक्साइड भी लेना है, सोडियम एल्कोक्साइड, तो यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड और हेलोअरीन, हेलोअरीन। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है मेरा कि मैं सोडियम फेनॉक्साइड ले लूँ, बेंजीन ONA, और ये ले लूँ हेलो एल्केन ले लूँ। अंतर आप समझ रहे हैं ना, यहाँ हेलो एल्केन है और यहाँ पे हेलोअरीन है। एल्कोक्साइड वाला पार्ट सोडियम एल्कोक्साइड, ये जो लिखा हुआ है वो अल्काइल ग्रुप के साथ है, RONA, यहाँ पे बेंजीन ONA। ये क्या हो गया, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड या फिर फेनेट भी कहते हैं। तो अब देखने से क्या लग रहा है, NaX बाहर, बेंजीन OR, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, NaX बाहर हो गया, साइड प्रोडक्ट बचेगा क्या, बेंजीन OR। देखने से तो भाई दोनों सेम ही लग रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, बट विलियमसन सिंथेसिस अगर हमें देखना है, उसके हिसाब से इसको बनाना है, तो ये सही कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
ये सही है क्या? क्या लग रहा है आपको, ये सही है या ये सही है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अभी चाहें तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके और फिर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, चलिए अभी के लिए बात करता हूँ। अगर विलियमसन की बात करें तो ये मेथड, ये अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन अगर लेंगे तो वो सही हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ये भी एक लिमिटेशन है। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। तो ये भी एक लिमिटेशन तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना। एक और ये लिमिटेशन है कि अगर हमें एराइल अल्काइल ईथर बनाना है तो हम हेलोअरीन नहीं ले सकते हैं इस मेथड से। हेलो अगर बनाना है तो हेलोअरीन हम नहीं ले सकते, वी कांट टेक हेलोअरीन। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों नहीं ले सकते। अगर हेलोअरीन है ऐसे, तो हेलोअरीन में हम लोग जानते हैं ना प्लस आर इफेक्ट होता है। तो प्लस आर इफेक्ट यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो क्या होगा, इस पे प्लस, ये इधर आया, इस पे एक नेगेटिव। ऑलरेडी हम लोग रेजोनेंस की बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में भी। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। मैं सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ आपको। ये इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एक्स पॉजिटिव, और दो लोन पेयर तो है ही, उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर, इस तरह से डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होता रहता है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो हेलोअरीन हमें ऐसे दिख रहा है, एक्चुअली प्लस आर इफेक्ट के चलते, दिस इज पॉजिटिव रेजोनेंस, प्लस आर इफेक्ट के चलते क्या होता है कि ये जो कार्बन है बेंजीन का, और यहाँ जो हेलोजन है, कार्बन और हेलोजन के बीच में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है, फिर बाद में फिर वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमें दिख रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड, वो एक्चुअली प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट वो पार्शियल कोवैलेंटली डबल बॉन्डेड है ना। यानी कि CX बॉन्ड जो हेलोअरीन में है वो प्लस आर इफेक्ट के चलते उसमें आंशिक रूप से पार्शियली जो है वो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। और हम क्या जानते हैं कि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है कि नहीं। तो अगर डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है तो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अब स्ट्रेंथ अगर इस बॉन्ड का ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो Na+ और OR और यह माइनस, ये एल्कोक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल है ना। तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है तो ये X- तो जल्दी से यहाँ से हट नहीं पाएगा, और ये हटेगा नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक हो नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। इसलिए यहाँ पे क्या हम रीज़न लिखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस में अगर देखें कि वाई हेलोअरीन्स कांट बी यूज्ड इन विलियमसन सिंथेसिस मेथड टू प्रिपेयर एराइल अल्काइल ईथर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या सही से होना चाहिए कि बिकॉज इन हेलोअरीन्स ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट द बॉन्ड बिटवीन CX acquires partial double bond character and that bond becomes stronger, so it does not undergo nucleophilic substitution reaction easily। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये आपको SN रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। हेलो एल्किन हेलोरीन चैप्टर में आपने पढ़ा भी है एग्जाम्पल्स में, और वहाँ पे ये भी एक चीज़ टॉपिक है कि हेलोअरीन SN रिएक्शन क्यों ईजिली नहीं शो कर सकता है। उसके पीछे कई सारा रीज़न है, हाइब्रिडाइजेशन रीज़न है, प्लस आर इफेक्ट है, ठीक है, फिनाइल कार्बोकेटाइन का अनस्टेबिलिटी है, ये सब रीजन्स हैं वहाँ पे। तो उसी में एक चीज़ हम लोग जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को कि हेलोअरीन में प्लस आर इफेक्ट होता है, जिसके चलते क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब जो कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। उससे क्या होगा, बॉन्ड का लेंथ कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टेंस कम हो जाता है। उससे क्या होगा,
बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, सिंपल। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है एल्कोक्साइड आयन, वो इसको हटा नहीं पाएगा, तो इसलिए बेंजीन OR बन नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए ये गलत तरीका है, ये सही कॉम्बिनेशन है। यानी कि जब भी हमें एराइल अल्काइल ईथर बनाना है विलियमसन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड लेंगे और हेलो एल्केन को रिएक्शन कराएंगे। ये तो और इजी हो गया ना। अच्छा, किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कई बार स्टूडेंट्स के मन में कि सर यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड या सोडियम फेनेट में ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर है, यहाँ पे भी तो प्लस आर इफेक्ट होता है या हो सकता है, तो फिर ये सही कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है? जब वो रीज़न यहाँ पे है रेजोनेंस का, तो वो तो यहाँ भी हो रहा है। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने। बट एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो प्लस आर इफेक्ट होगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड थोड़ा मजबूत हो जाएगा, सही बात है। बॉन्ड मजबूत हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें बनाना क्या है, बेंजीन OR। तो बेंजीन O और फिर इसको हट के R लगना है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए या कुछ भी हो जाए, उससे फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? इस बॉन्ड को तो टूटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इस रिएक्शन में। ईथर बेंजीन OR बनने के लिए यहाँ से बॉन्ड का टूटना है कि नहीं? तो ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी आसानी से रिएक्शन होगा और ये आसानी से हमें एरोमेटिक ईथर मिल जाएगा, एराइल अल्काइल ईथर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर का करते हैं और हमें ईथर मतलब डिफरेंट तरह के ईथर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, होपफुली बच्चों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया। एक एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने कहा उसको एकदम से ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसमें एग्जाम में किस तरह से आता है, एक तो डायरेक्ट आता है व्हाट इज़ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर लिखने के लिए, और उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जब भी आपसे नेम रिएक्शन पूछा जाता है तो वर्ड में लिख करके आपको उसका एक रिएक्शन ज़रूर लिखना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो वही आ गया। दूसरी बात ये कि कई बार ना रिएक्टेंट्स दिए रहते हैं और आपको प्रोडक्ट लिखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तीसरी बात कई बार ये भी होती है कि ईथर दिया रहता है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखा रहेगा इस तरह से, और आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रिपेयरिंग सच ईथर्स अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा था जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो दो लिमिटेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। एक तो लिमिटेशन आपके सामने बोर्ड पे है कि अगर हमें एराइल अल्काइल ईथर बनाना है तो हम हेलोअरीन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हेलोअरीन में प्लस आर इफेक्ट होगा तो कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिससे बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, बॉन्ड मजबूत हो जाता है और इसलिए उसका एसएन रिएक्शन इजी नहीं होगा, तो इसलिए एरोमेटिक ईथर नहीं मिलेगा। एक और लिमिटेशन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया इस मेथड का, वो ये था कि अगर हमें ब्रांचिंग वाला अल्काइल ईथर बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन्स नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन्स का बीटा एलिमिनेशन का टेंडेंसी ज़्यादा होता है और इसलिए हम लोगों को वहाँ पे क्या होगा, ईथर नहीं मिलेगा बल्कि एल्कीन मिल जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इस पर अभी और हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। तो तब तक आप मन लगा के पढ़िए, जम के पढ़िए, ऑर्गेनिक पे एकदम कमांड कर लेना है। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो मैं अपने हिसाब से या बच्चों के जो फीडबैक आ रहे हैं उनसे मैं ये जो जान पा रहा हूँ कि ये टॉपिक में मुश्किल होगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज करेंगे, मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, आपको भी कोई स्पेशली पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कीजिए और टॉपिक्स को लिखिए। ठीक है, और जैसा हर वीडियोज़ में होता है ज़रूर आप इसको लाइक करेंगे, वीडियो को पसंद कीजिए, प्यार दीजिए, अपने दोस्तों में इसको सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी सब्सक्रिप्शन करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए आपको कहना है ना, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ना भाई। ठीक है,
तो चलिए ठीक है, ठंड को एंजॉय कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।